नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली कोटा राजस्थान में से 50 मगर क्रोकोडाइल्स का डेथ रिपोर्ट हुआ। ये नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है। कारण ये है दोस्तों, कोटा में एक तालाब है, काला तालाब। इस तालाब में कई सारे मगर क्रोकोडाइल्स रह रहे हैं। उसके आसपास कई सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा है। उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से कुछ सॉलिड वेस्ट, फ्लाई ऐश वगैरह इस तालाब के आसपास डिपोजिट हो रहा है। बेसिकली उधर लैंड फिलिंग हो रहा है, जिस वजह से काफी पोल्यूशन हो रहा है और इन क्रोकोडाइल्स का डेथ हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इस इंसिडेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फ्लाई ऐश के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, फ्लाई ऐश का पॉजिटिव यूसेस क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्रोकोडाइल ऐसा एक रेप्टाइल है जिनका लास्ट 30 मिलियन ईयर्स में मिनिमल एवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है। मतलब 30 मिलियन ईयर्स पहले क्रोकोडाइल के जो स्किल्स एंड फीचर्स थे ना, वो अभी के क्रोकोडाइल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ये वेटलैंड्स की प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी मेंटेन करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इनके एक्सटिंक्शन होने से एक एरिया का पूरा इकोलॉजिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो सकता है, पूरा इकोसिस्टम भी डैमेज हो सकता है। यही हो रहा है काला तालाब इंडिया में, जहां आसपास के रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वेस्ट और फ्लाई ऐश आके फिलअप हो रहा है और क्रोकोडाइल्स मर रहे हैं। कम से कम 150 क्रोकोडाइल्स थे उस पॉन्ड में, पर अभी के हिसाब से करीब 50 के आसपास ऑलरेडी मर चुके हैं। अब देखिए, कोटा में एक अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है जो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वर्थ ₹20 करोड़। अब इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो इस वाटर बॉडी को फिलअप कर रहा है, एक तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट से, दूसरा फ्लाई ऐश से। इसमें जो फ्लाई ऐश है ये सबसे खतरनाक है। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। वैसे इस पॉन्ड जो है दोस्तों, ये कोई वेटलैंड या प्रोटेक्टेड एरिया करके नोटिफाई नहीं किया है, इसलिए कोई भी वेटलैंड लॉस वगैरह इसके लिए अप्लाई नहीं होते हैं। पर देखिए, ये जो मगर क्रोकोडाइल है ये तो प्रोटेक्टेड है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में आता है, तो इसे प्रोटेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम फ्लाई ऐश के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इसे पॉपुलरली फ्लू ऐश या पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश बोलते हैं एंड इट इज बेसिकली ए कोल कंबशन प्रोडक्ट। आप सबको पता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल कंबशन होता है। जब कोल कंबशन होता है, कोल में जितने मिनरल इंप्यूरिटीज है लाइक क्ले, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, शेल एक्सेट्रा, वो सब फ्यूज होता है और एक्सोस गैसेस के थ्रू ये सारे बाई प्रोडक्ट्स जो है बाहर निकलता है। इसे आप फ्लाई ऐश बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये है, फ्लाई ऐश के अंदर काफी सारे और कंपोनेंट्स हैं लाइक मिनरल्स, मेटल्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लाई ऐश इज ए मेजर सोर्स ऑफ PM 2.5। क्या होता है PM 2.5? देखिए, एरोसोल्स को या फिर आप बोल दीजिए पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को उनके डायमीटर के हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है। PM 10 आपने सुना होगा, PM 2.5 आपने सुना होगा। अब देखिए, PM 2.5 मतलब होता है उन पार्टिकल्स का जो डायमीटर है 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। ये सबसे खतरनाक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में घुस सकता है, काफी सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है। ठीक है, अब ये जो फ्लाई ऐश है ये PM 2.5 है और इट बिकम्स एयरबोर्न एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ए रेडियस ऑफ 10 to 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकता है एंड इट कैन सेटल ऑन वाटर और अदर सरफेसेस। मतलब जहां भी एरिया मिले उधर ये सेटल ऑन हो जाएगा। अगर वाटर बॉडीज के ऊपर सेटल ऑन होगा तो उन वाटर बॉडीज के लिए भी ठीक नहीं है। फ्लाई ऐश कंटेन्स हेवी मेटल्स फ्रॉम कोल, ए लार्ज अमाउंट ऑफ PM 2.5 एंड ब्लैक कार्बन। आप देखिए, फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हेवी मेटल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ PM 2.5, ये तो मैंने आपको बता दिया, एंड ब्लैक कार्बन भी है। ये सारे खतरनाक है। इसके अलावा फ्लाई ऐश के अंदर सब्सटैंशियल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी है। अब दोस्तों, इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन एनवायरनमेंट। देखिए, फ्लाई ऐश के अंदर काफी पार्टिकल्स प्रेजेंट है PM 2.5 साइज का। उसमें हेवी मेटल्स भी इंक्लूडेड है लाइक निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड एक्सेट्रा। ये सारे टॉक्सिक इन नेचर है। जब हम ब्रीथ इन करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये चले जाएंगे और ग्रेजुअल पॉइजनिंग भी हो सकता है। उसके अलावा फ्लाई ऐश से रेडिएशन भी होता है। देखिए, जितना रेडिएशन न्यूक्लियर वेस्ट से होता है ना, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल पूरा यूज करने के बाद जो वेस्ट बनता है उससे जितना रेडिएशन होता है, उससे 100 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन फ्लाई ऐश से होता है। अगला है वाटर पोल्यूशन। ऑब्वियसली दोस्तों, इतने सारे टॉक्सिक पार्टिकल्स है फ्लाई ऐश के अंदर और ये इतने लाइट पार्टिकल्स है, 10 से 20 किलोमीटर तक फ्लाई भी करते हैं। आसपास के जितने वाटर बॉडीज है उधर सेटल डाउन होने से वाटर जो है कंटामिनेट होगा, क्योंकि इतने टॉक्सिक पार्टिकल्स फ्लाई ऐश के अंदर प्रेजेंट है। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखिए, इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट का कुछ एग्जाम्पल्स है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स है, इंस्टेंसेस है जब फ्लाई ऐश की वजह से मैंग्रोव इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है एंड क्रॉप यील्ड्स में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है
एंड ग्राउंड वाटर कंटैमिनेट हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है रन ऑफ कच्छ का। देखिए गुजरात में रन ऑफ कच्छ के आसपास कई सारे कोल पावर प्लांट्स हैं, उधर से जो फ्लाई ऐश बाहर निकलता है उसकी वजह से रन ऑफ कच्छ का ग्राउंड वाटर भी कंटैमिनेट हुआ था। तो कुल मिला के ये जो फ्लाई ऐश है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो है काफी खतरनाक है। तो दोस्तों फ्लाई ऐश के नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फ्लाई ऐश के कुछ यूजेस भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। आज सच फ्लाई ऐश के कुछ यूजेस नहीं है, इसलिए कि इंडिया में फ्लाई ऐश जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन फ्लाई ऐश को हम कुछ यूजेस में बदल देते हैं। आप सबको पता होगा इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 75% से ज्यादा जो है कोल से जनरेट होता है, तो फ्लाई ऐश जनरेशन तो होगा ही होगा। ऊपर से इंडिया में जितने कोल अवेलेबल है ना उसमें ऐश कंटेंट भी ज्यादा है, ठीक है। 30 to 45% करीब ऐश कंटेंट इंडियन कोल में है। जो कोल हम इंपोर्ट करते हैं ना हाई ग्रेड कोल, उसमें ऐश कंटेंट कम है, 10 to 15% है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इंडिया कोल इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से। जितना कोल हमारे देश में अवेलेबल है ना उससे हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो नहीं पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी था। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया है फ्लाई ऐश कंट्रोल करने के लिए। इन्होंने ये बोला है एक कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर 25% ऐश को यूज करना है। मतलब जितना ऐश बाई प्रोडक्ट निकलता है ना उसका 25% मैन्युफैक्चर ऑफ क्ले ब्रिक्स, ब्लॉक्स और टाइल्स में लगाना है। देखिए ये ब्रिक्स, ब्लॉक्स और टाइल्स किससे बनता है? नॉर्मल सीमेंट से बनता है ना, तो ये फ्लाई ऐश भी सीमेंट जैसा एक मटेरियल है, तो उससे ये क्ले ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाइल्स वगैरह बन सकता है। अब देखिए फ्लाई ऐश इज ब्लेंडेड विद पोर्टलैंड सीमेंट टू मैन्युफैक्चर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो सीमेंट मैन्युफैक्चर में भी फ्लाई ऐश यूज होता है। फिर देखिए इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम्स, कंक्रीट डैम्स में यूज होता है। एंड इट लोवर्स द हीट ऑफ हाइड्रेशन अलोइंग थिकर प्लेसमेंट्स टू ऑकर। अब ज्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं घुस रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं है, बस आप यही समझ लीजिए कंक्रीट डैम्स के कंस्ट्रक्शन में भी फ्लाई ऐश यूज होता है। इतना बताना आपके लिए काफी है। और फ्लाई ऐश इज ऑल्सो यूज फॉर एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। एम्बैंकमेंट भी आप बोल सकते हो, एक टाइप का डैम है, तो डैम कंस्ट्रक्शन में ये यूज होता है। एंड इट इज यूज्ड एज ए कंपोनेंट इन जियोपॉलीमर्स। जियोपॉलीमर्स के कंस्ट्रक्शन में ऐसे कंपोनेंट फ्लाई ऐश को यूज करते हैं। एंड व्हेन फ्लाई ऐश इज ट्रीटेड विद सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जो यूज करते हैं, तो ऐसे कैटलिस्ट भी फ्लाई ऐश को यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको पूरा इशू समझ में आया होगा। पेपर 4 तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको पूरा इशू समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।